हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। आज हम लोग इस यूनिट में जो यूनिट नंबर 3 है और 4th है उसके जो वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 और यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हम लोग पढ़े थे कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वेरी शॉर्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग क्या होता है? तो आरएनए एडिटिंग की अगर हम लोग बात करें, आरएनए एडिटिंग एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं आरएनए के, ठीक है, उसमें चेंजेस लाने का काम जो है वो करता है। अगर आरएनए एडिटिंग हुई है तो उसके बाद मतलब ये है कि जो आरएनए है जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। इन न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंसेस हैं उनमें जो है वो चेंजेस आता है। तो मतलब आरएनए एडिटिंग जो है एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जो कि चेंज को लाता है किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर आरएनए में। और ये जो है किसके बाद या फिर किस एंजाइम के थ्रू किया जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू किया जाता है। अब ये प्रोसेस जो है ये अल्टर कर सकता है सेल के फेट को, कि आरएनए जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो फेट हैं वो कहाँ पे जाएंगे, किस प्रोसेस में आगे यूज होंगे। साथ ही साथ में इनका जो सीक्वेंस है ये रिलेटिवली चेंज होता है जीनोम के अगेंस्ट। और आरएनए एडिटिंग जो है वो प्रेजेंट रहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड इज अ हाईली कंजर्व प्रॉपर्टी ऑफ आरएनएज। मतलब ऐसा नहीं है कि आरएनए एडिटिंग सिर्फ ह्यूमन में हो या एनिमल्स में हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें आरएनए एडिटिंग होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसके थ्रू आरएनए के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उनके जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं ये इसमें चेंजेस आते हैं। अब ये प्रोसेसेस बहुत सारी वजह से होता है और इनका अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू ये होता है। वेरी शॉर्ट में पूछा है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही शॉर्ट में या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा रहता तो पूरा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करते। अब अगर जीन साइलेंसिंग की बात की जाए कि जीन साइलेंसिंग मतलब क्या होता है, अच्छा तो वर्ड से ही आप थोड़ा सा समझिए। जीन क्या है, जीन किसी न किसी का एक जीन किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब वो एक्सप्रेस हो तो, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के थ्रू। अब अगर जीन साइलेंसिंग वर्ड यूज हो रहा है मतलब जो भी जीन का फंक्शन होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो टेम्पररी ब्लॉक किया जाता है। तो जीन साइलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें तो जीन साइलेंसिंग जो है वो क्या है, एक एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है जिसमें होता क्या है कि टेम्पररी ये जो temporary modification in which the expression of that particular gene is being blocked.
तो टेम्पररी जीन एक्सप्रेशन में जो भी जीन है जो कि पहले एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन इस एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू इस जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग कहते हैं। ये एक एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है जिसमें एक्सप्रेशन जो है उस पर्टिकुलर जीन का वो ब्लॉक किया जाता है टेम्पररी टाइम के लिए। जीन साइलेंसिंग का अगर हम लोग बात करें तो जीन साइलेंसिंग जो है वो उसका बहुत सारा जो है एप्लीकेशन होता है, जिसके थ्रू अगर कोई जीन है जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, ठीक है, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया तो अब उस चीज़ को क्या कर दो, उस जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक कर दो, ताकि वो जीन जो है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट जो भी प्रोटीन या जो भी जिस प्रोडक्ट को वो सिंथेसाइज करती है वो उसकी सिंथेसिस ना कर सके, और इस वजह से वो जो पर्टिकुलर डिजीज़ है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो ना हो सके। ठीक है, तो ये जीन साइलेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बायोटेक में भी यूज़ किया जाता है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब आरएनए। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है इसको। तो आरएनए इंटरफेरेंस की अगर हम लोग बात करें तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो एक सेलुलर मैकेनिज्म है, एक सेलुलर प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि जो साइलेंस जीन एक्सप्रेशन है उसको कराता है बाय यूजिंग स्मॉल एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय मैसेंजर आरएनए। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है कि ये जो है साइलेंस करता है जीन एक्सप्रेशन को बाय द हेल्प ऑफ या फिर बाय यूजिंग स्मॉल एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए इंटरफेरेंस मतलब यही होता है कि जो भी मैसेंजर आरएनए है उसमें जो भी उसका जो उनका जो प्रोसेस है, उनका जो बनने का प्रोसेस है, उसमें किसी भी तरह से क्या करो, इंटरफियर कर दो ताकि उसकी सिंथेसिस ना हो सके। तो ओवरऑल आरएनए इंटरफेरेंस ये होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर स्टेप्स की बात की जाए तो द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें सबसे पहले जो एंजाइम है जिसे क्या कहते हैं, डाइसर, वो क्या करता है कि लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है उसको कट करता है, और कट करके ये उसे स्मॉल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करता है, और यही स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो है जो कि अभी कट हुए हैं, यही स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो है वो कहलाते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, जिसे siRNA कहते हैं। तो डाइसर करता क्या है कि ये एक एंजाइम है जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि बहुत लंबा है उसे कट करने का काम करता है, और ये स्मॉल स्मॉल पोर्शंस या सेगमेंट्स में उसे कट करता है, जिसे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कहा जाता है। अब ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है इसमें होगा क्या कि सेकेंड स्टेप में ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए क्या करता है कि कनेक्ट होता है और एक्टिवेट करता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को, ताकि जो भी मोस्ट जो नोटेबल आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस है इनको ये क्या करता है, इनको एक्टिवेट करने का काम करता है। ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में रिस्क कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब आरआईएस के मतलब क्या होता है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग
कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेट हो गए इन siRNA की वजह से। तो अब होगा क्या कि ये जो RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस है, ये क्या करेंगे कि जो भी इनका टारगेट न्यूक्लियोटाइड है किसके अंदर, mRNA के अंदर, वहां पे जाएंगे और जा करके बाइंड हो जाएंगे। और ये जो है किस तरीके से बाइंड होते हैं, तो बेस पेयरिंग के थ्रू ये जो mRNA है उसमें जो भी उनका टारगेट न्यूक्लियोटाइड होगा वहां पे जा करके बाइंड हो जाएंगे। अब जब ये बाइंड कर लेंगे तब ये जो रिस्क होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये क्या करते हैं कि mRNA को कट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन है mRNA का वो नहीं हो पाता है और जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा उस mRNA से वो नहीं सिंथेसाइज हो पाता है। तो मतलब क्या है, डाइसर है जो कि लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA को कट करता है, किसमें, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA में। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिवेट करता है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस क्या कहलाते हैं, ये हैं RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये चले जाते हैं उस mRNA पे और उनका जो पर्टिकुलर टारगेट साइट रहता है वहां पे बेस पेयरिंग के थ्रू अटैच हो जाते हैं और फिर उस mRNA को कट करने का काम करते हैं। अब अगर mRNA कट हो गया तो जो उसका जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाता है, मतलब उसका जो भी सिंथेसाइज करने वाला, जो भी उस ट्रांसलेशन के बाद जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होने वाला है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा। और इस वजह से RNA इंटरफेरेंस ओवरऑल कर क्या रहा है, mRNA को ट्रांसलेशन होने से रोक रहा है कि ये mRNA ये जो है ट्रांसलेशन ना कर पाए और इससे जो भी प्रोटीन जो है ना उसकी सिंथेसिस ना हो पाए। तो इस तरीके से RNA इंटरफेरेंस काम करता है, इसे आप नोट कर लीजिए। गिव द एप्लीकेशन ऑफ RNA इंटरफेरेंस। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, वेरी शॉर्ट में पूछा है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग में अगर पूछता तो ढेर सारा एप्लीकेशन आप लिखते। तो सबसे पहला एप्लीकेशन कैंसर में होता है कि RNA बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं कि साइलेंस कर देते हैं ओवर रिएक्टिव जीन्स को, ताकि जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है वो स्लो हो सके। तो कैंसर ट्रीटमेंट में RNA इंटरफेरेंस का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। कैंसर में क्या होता है, कैंसर भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक जो है एक पर्टिकुलर स्पेस में रहता है एंड एक जो है वो फैलने वाला होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो कैंसर के जो सेल्स हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि RNA इंटरफेरेंस का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी जीन है जो कि उस डिजीज़ को क्या कर रही है कि जीन एक्सप्रेशन के थ्रू उसको और आगे बढ़ा रही है, उसका क्या करते हैं कि उसको थोड़ा हद तक कंट्रोल किया जाता है, साइलेंस किया जाता है, ताकि जो डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में, दैट इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो RNA इंटरफेरेंस है वो लाई जाती है। जैसे कि RNA इंटरफेरेंस जो है मेल स्टेरिलिटी इन मेल्स में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हाइब्रिड सीड जो इंडस्ट्री है उनके लिए। हाइब्रिड सीड्स जो है इनका प्रोडक्शन होता है। तो ये जो है कुछ एप्लीकेशन है किसका, RNA इंटरफेरेंस का। तो इसे आप नोट करिए। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे
वो क्या था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या है कि क्या होता है एप्लीकेशन, या कुछ एप्लीकेशन दीजिए किस चीज़ का, जीन साइलेंसिंग का। तो जीन साइलेंसिंग होता क्या है कि जीन साइलेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर जीन, जो भी टारगेट जीन होता है, उसका जो जीन एक्सप्रेशन है उसको ब्लॉक किया जाता है। अब जीन साइलेंसिंग का ये यूज़ हो सकता है कि मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, जो कि क्या है, हार्मफुल है, या फिर कोई डिजीज कॉजिंग करने वाला जीन है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसे साइलेंस किया जा रहा है ताकि उसका एक्सप्रेशन ना हो सके। तो ये क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हुआ ना कि जीन साइलेंसिंग का यूज़ किया गया है उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें कि जीन साइलेंसिंग के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो सबसे पहले जीन साइलेंसिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले हम लोग मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए या मेडिसिन की बात की जाए, तो जीन साइलेंसिंग जो है वो ट्रीट करता है बहुत सारे, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए, एंड डिजीजेस के केस में, जो कि किसकी वजह से होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स की वजह से होता है। जीन्स का एक्सप्रेशन होना बहुत ज़्यादा सही होता है, वो सही चीज़ है, लेकिन जीन अगर ओवर एक्सप्रेस होते हैं तो उसकी वजह से डिजीजेस होते हैं। ऐसे डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, इन्हें ट्रीट करने के लिए इस ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जीन साइलेंसिंग। अब जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हटचिंसन डिजीज हो गया, या फिर थैलासीमिया हो गया, ये सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनका जो है कंट्रोल करने के लिए जीन साइलेंसिंग का यूज़ किया जाता है। तो कोई भी डिजीज है जैसे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कैंसर में क्या पढ़े थे कि कैंसर में जो है आरएनए इंटरफेरेंस का भी यूज़ किया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जीन साइलेंसिंग का भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे जो है टेक्निक्स और प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं इन डिजीजेस को सही करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीन जो साइलेंसिंग है उसके एप्लीकेशन को। तो मेडिसिन के फील्ड में अगर हम लोग देखें तो जो भी डिजीजेस जो कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स की वजह से हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में जीन साइलेंसिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी जीन साइलेंसिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जीन साइलेंसिंग जो है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इनके जो एक्सप्रेशन का जो सिस्टम है इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारे जो है एप्लीकेशन हो गए। उसके बाद अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो जीन साइलेंसिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकता है क्वालिटी को भी और यील्ड को भी, मतलब क्वांटिटी को भी। बाय यूज ऑफ जीन साइलेंसिंग वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट क्रॉप। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्रॉप्स को जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बना दिए, किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट, तो इससे होगा क्या कि अगर वो क्रॉप जो है वो रेजिस्टेंट है पैथोजन के अगेंस्ट, पेस्ट के अगेंस्ट, तो वो पैथोजन, वो पेस्ट उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यील्ड भी अच्छी होगी। ठीक है, मतलब नंबर भी अच्छे खासे नंबर ऑफ द जो क्रॉप्स हैं वो यील्ड होंगे, और जो क्वालिटी है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो हाई क्वालिटी विद हाई क्वांटिटी कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ जीन साइलेंसिंग। इस वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
फूड क्वालिटी में, तो जो जीन साइलेंसिंग है वो मॉडिफाई करता है फूड के क्वालिटी को, सच एज बाय रिड्यूसिंग द कैफीन लेवल्स इन कॉफी बीन्स और इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ टोमेटो एंड कॉर्न प्रोटीन। तो जैसे जीन साइलेंसिंग जो है बहुत सारे फूड्स में, जैसे कि अगर कॉफ़ी में यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉफ़ी में कैफीन प्रेजेंट होता है ना, तो उसके लेवल को डिक्रीज़ करना, बहुत ज़्यादा वो प्रेजेंट होना नहीं सही रहता है इस वजह से। और फिर टोमेटो हो गए या कॉर्न हो गए, उसमें जो प्रोटीन है उनके लेवल को अच्छे खासे अमाउंट में इंक्रीज़ करना, ये सारी चीज़ें हैं कि फूड में कैसे किस तरीके से जीन साइलेंसिंग के थ्रू फूड की जो क्वालिटी है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस किया जाता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल चीज़ है, आप बहुत बार पढ़े होंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है सिंपली क्या होता है कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक चेन में अरेंज होती है, और ये जो है ये वो स्ट्रक्चर होता है जब ट्रांसलेशन होता है तो उसमें होता क्या है कि mRNA का ट्रांसलेशन के बाद जो भी उस कोडॉन के अगेंस्ट जो भी एंटीकोडॉन के साथ जो tRNA का इंटरेक्शन होता है उसके हिसाब से जो अमीनो एसिड आता है वो अमीनो एसिड एक लॉन्ग सीक्वेंस में अरेंज होने लगता है, ठीक है, एक चेन फॉर्म में। और वहाँ पे एक अमीनो एसिड आया, फिर वो चला गया, फिर दूसरा वाला आया, फिर ये एक दूसरे से कैसे बाइंड हुए, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड हुए। तो मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ एक चेन फॉर्म में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अरेंज रहता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। अब आगे ये और अरेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी भी तरह की फोल्डिंग वगैरह नहीं हुई होती है, सिंपली ये एक चेन होता है जिसमें ढेर सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब आगे क्या होगा कि जब भी इनमें लोकल फोल्डिंग होगा और बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है प्रोटीन फोल्डिंग होती है जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या पूछा है? अभी पूछा है कि भाई जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या होता है। तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो क्या होता है, एक लीनियर अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि डिटरमाइन करता है इसके नेटिव कन्फर्मेशन को। इसमें होता क्या है कि जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और इनके जो पोजीशन है इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये क्या होते हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं कि कौन सा जो पोर्शन है प्रोटीन का वो फोल्ड क्लोजली होगा और कौन से जो है कहाँ से जो 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन है वो होगा। अगर अमीनो एसिड की बात की जाए तो इनमें जो है अमीनो एसिड का कंपोजिशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि इनका सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सीक्वेंस है ना अमीनो एसिड का वो किस तरीके से है। अगर सीक्वेंस में चेंज आया मतलब क्या हुआ कि म्यूटेशन आया तो जो प्रोटीन बनने वाला है वो नहीं बनता है बल्कि कुछ और ही फॉर्म हो जाता है। तो मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो जो सीक्वेंस है ना अमीनो एसिड का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अब अगर हम लोग बात करें एसेंशियल फैक्ट की, अगर फोल्डिंग की बात करें कि इसके बाद भी तो फोल्डिंग होती है ना, तो इस फोल्डिंग में होता क्या है कि जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ईच प्रोटीन के वो क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखते हैं
जो कि स्पेसिफिक होता है किसके लिए, बोथ द नेटिव स्ट्रक्चर के लिए भी और पाथवे के लिए भी, ताकि अगर इस स्ट्रक्चर के बाद कोई प्रोटीन है जो कि उसमें फोल्डिंग होने वाली है तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से जो फोल्डिंग है वो किस साइड पे होगी, कौन से बॉन्ड्स के इंटरेक्शन के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि जितने भी अमीनो एसिड हैं उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग देखा जाए कि जितने भी अगर कोई अमीनो एसिड का चेन है, ठीक है, मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसमें अगर सीक्वेंस अगर सेम हुआ ना, जिसमें अमीनो एसिड सेम सीक्वेंस में प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि लगभग आइडेंटिकली उनका जो फोल्डिंग है वो भी होता है, क्योंकि सीक्वेंस ही डिसाइड करता है ना कि कैसे जो है वो सीक्वेंस प्रेजेंट है, उस हिसाब से जो भी बॉन्ड बनने वाला है या जो भी फोल्डिंग होने वाला है वो होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंफर्मेशन है, डिफरेंस है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, और सिमिलरली प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो डिफरेंटली बेस्ड होता है कि कहाँ पे वो फाउंड हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद अगर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग आती है तो वो फोल्डिंग कैसी होगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज बताई गई कि अगर दो पॉलीपेप्टाइड है जिनका सीक्वेंसेस सेम है तो बहुत हद तक उनकी जो फोल्डिंग है वो भी सेम होती है। फोल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो इस प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर लोकल ट्विस्टिंग हुई, फोल्डिंग हुई, इंट्रैक्शंस हुए, बॉन्ड्स बने, तो इनके वजह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे चल के सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और फोल्डिंग इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, और जो जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है वो एरिया या वो जो सराउंडिंग है वो कैसा है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हो गए, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टीआरपी ऑपेरॉन, मतलब एक्सप्लेन द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को टीआरपी ऑपेरॉन कहते हैं। तो अगर हम लोग टीआरपी ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की बात करें तो ये जो है इसमें ढेर सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब होते हैं एक साथ में, और इसमें जो इनकोडिंग एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को बैक्टीरिया में। और ट्रिप्टोफैन अगर हम लोग बात करें कि ट्रिप्टोफैन जो है ऑपेरॉन वो सबसे पहले कैरेक्टराइज किया गया था एस्चेरिचिया कोलाई में, जो कि एक बैक्टीरिया है, और इसमें जो है डिस्कवर किया गया था। इसके बाद जो है जब इसकी डिस्कवरी हुई तो उसके बाद भी जब और भी ज़्यादा डिस्कवरी हुई, रिसर्च वर्क हुआ, तो उसमें ये चीज़ पाई गई कि ये जो है बैक्टीरिया में, अदर बैक्टीरिया में भी पाया जाता है ये ऑपेरॉन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ऑपेरॉन की तो ये जो है रेगुलेट किया जाता है, जिसके थ्रू जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तो जो जीन है ट्रिप्टोफैन का वो क्या होती है, इनकी जो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस जो है वो क्या होता है, रिप्रेस होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखिए लिखा है 5 स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स कौन कौन से हैं, तो ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी, ट्रिप्टोफैन बी एंड ट्रिप्टोफैन ए। तो ये क्या होता है, ये इनकोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे एंजाइम्स के लिए जो कि नेसेसरी होते हैं ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस के लिए। अब अगर जीन प्रेजेंट है तो जीन तो किसी ना किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही होगा ना, जब उसका एक्सप्रेशन होगा तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देगा। और ये अगर ओवरऑल हम लोग इन स्ट्रक्चरल जीन्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स ऐसे एंजाइम्स को
ऐसे प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इसके पास अगर हम लोग बात करें ट्रिप्टोफैन के पास और क्या चीज़ें हैं, तो ट्रिप्टोफैन के पास रिप्रेसिव रेगुलेटर जीन भी प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन आर कहते हैं। जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है तब ये जो ट्रिप्टोफैन आर प्रोटीन है ये जाकर के बाइंड हो जाता है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ब्लॉक हो जाता है और ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो है वो इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ब्लॉक हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता, तो ओवरऑल जो ब्लॉकेज का प्रोसेस है वो होता है। अब ये जो ऑपेरॉन है अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये ऑपेरॉन जो है एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और अगर इसको देखा जाए कि किस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है तो ये ऑपेरॉन जो है एग्जाम्पल है किस चीज़ का, रिप्रेसिबल नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, इसमें होता क्या है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है वो जाकर के बाइंड हो जाता है ऑपरेटर्स में जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तब। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन है ये क्या करता है कि इसका जो प्रेजेंस है वो ट्रांसक्रिप्शन को ये जो है रिप्रेस करने का काम करता है। और ये जब रिलीज हो रहा है ऑपेरॉन में से, मतलब जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, मतलब ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट रहेगा तब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो प्रोसीड होगी और जो सिस्टम है, जो ऑपेरॉन है वो वर्क करेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है वो एडिशनली यूज करता है किस चीज को, एटेन्यूएशन को, ताकि कंट्रोल किया जा सके किस चीज को, एक्सप्रेशन ऑफ द ऑपेरॉन्स को। और एक ये जो है एक सेकेंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये ऑपेरॉन जो है वो वर्क करता है। तो इसे आप नोट करिए। तो अगर हम लोग ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की बात करें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ऑपरेट होता है नेगेटिव रिप्रेसिबल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें जो रिप्रेसर है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का वो प्रोड्यूस हो रहा है अपस्ट्रीम बाय द टीआरपी आर जीन। टीआरपी जो ट्रिप्टोफैन आर जीन था वो रिप्रेसर को प्रोड्यूस करता था, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका जब जो ट्रिप्टोफैन आर जीन है ना, जब इसका जब एक्सप्रेशन होता है तो ये क्या करता है, रिप्रेसर को प्रोड्यूस करता है, जो कि कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है एट अ लो लेवल। और जब ये जो टीआरपी आर मतलब ट्रिप्टोफैन आर मॉलिक्यूल जब सिंथेसाइज हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं और ये डाइमर के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा उस सराउंडिंग में तो ये क्या करते हैं कि ये जो ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर के जो डाइमर्स हैं ये क्या करते हैं, जा करके बाइंड हो जाते हैं ट्रिप्टोफैन के साथ। और इस वजह से जो चेंजेस हैं रिप्रेसर के जो कन्फर्मेशन है उसमें आता है, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर जा करके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर से। ठीक है, अब ये ऑपरेटर से अगर बाइंड हो गया है तो आरएनए पॉलीमरेज को ये नहीं बाइंड होने देगा। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड नहीं हुआ है मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। ऑपेरॉन में जितने भी जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसके रिस्पेक्टिव जो भी उसका जो प्रोडक्ट है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो सिंथेसाइज नहीं होगा। इस वजह से ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर। एंड जब ट्रिप्टोफैन नहीं प्रेजेंट होगा तब क्या होता है कि रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव कन्फर्मेशन में रहता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि जो रिप्रेसर का जो डाइमर वो फॉर्म हो करता है तो ये जब ट्रिप्टोफैन से जाता है बाइंड होता है तो उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आता है और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या करता है, उसको एक्टिव फॉर्म में बना देता है, जिसकी वजह से ये जा करके ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है और ऑपरेटर से
जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको नहीं बाइंड होने देता है, ओवरऑल जो सिस्टम है, जो ऑपेरॉन है, उसको जो है उसको वर्क करने नहीं देता है, जिसके वजह से जो जीन्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चरल जीन, उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये रिप्रेसर तो अब इसमें कन्फर्मेशन चेंजेस नहीं होंगे, ये क्या करेगा, ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर से भी बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो आराम से ट्रांसक्रिप्शन उनका होता है, वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़े थे, हाँ, ट्रिप्टोफैन जो है अगर नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होगा, इनएक्टिव कन्फर्मेशन होगा उसका, इसके वजह से ये बाइंड नहीं कर पाता है ऑपरेटर रीजन से, और इस वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाती है, मतलब वो रोकी नहीं जा पाती है, किसके वजह से, बाय द रिप्रेसर। तो रिप्रेसर जो है ना, रिप्रेशन का काम नहीं कर पाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का, कब से बात कर रहे हैं तो इसको भी जानते हैं कि कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं, अगर जीन्स प्रेजेंट हैं तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की जीन्स की बात करें और उनके फंक्शन की बात करें तो इसमें प्रोमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें TRPL भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, लीडर सीक्वेंस होता है, जो कि एटेन्यूएटर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जब एटेन्यूएशन का काम होता है ना, एक और जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए होता है, तो वो रीज़न है ये, जिसमें जो है एटेन्यूएटर सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ट्रिप्टोफैन ई जो जीन है वो, जिसे TRPE कह रहे हैं, ये जीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंथ्रेनाइलेट सिंथेटेस के सब यूनिट 1 के लिए। अगर ट्रिप्टोफैन डी की बात करें हम लोग तो ये जीन होता है एंथ्रेनाइलेट सिंथेटेस सब यूनिट 2 के सिंथेसिस के लिए। ट्रिप्टोफैन सी है, ये जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेस के लिए। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन से वो सिंथेसाइज होता है। उसके बाद ट्रिप्टोफैन बी है, ट्रिप्टोफैन जो बी है वो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस के सब यूनिट 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ट्रिप्टोफैन ए है जो कि ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस के सब यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो ये इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप टेबल है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपके लिए। तो अब हम लोग ये पढ़ लिए ना कि ये हम लोग पढ़ लिए कि किस तरीके से कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं और वो जीन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब कौन सा जीन कौन सा एंजाइम बना रहा है। तो अब ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है, उसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, किस तरीके से वो रेगुलेट होता है, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो क्या होगा, अगर जीन्स प्रेजेंट है तो ये जीन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनसे कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसमें होता क्या है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ना, तो मतलब मेन पर्पस क्या है कि ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कॉरिस्मेट जो है वो प्रेजेंट होगा और ये कॉरिस्मेट जो है एंथ्रेनाइलेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंथ्रेनाइलेट सिंथेटेस के हेल्प से। अब ये जो एंथ्रेनाइलेट है ये कन्वर्ट होता है N5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट में, और ये जो है किसकी वजह से कन्वर्ट होता है, एंथ्रेनाइलेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज के हेल्प से।
अब इसके बाद ये जो 5 फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट है ये कन्वर्ट होता है 1O कार्बोक्सिन फिनाइल अमीनो 1D-डीऑक्सीराइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट आइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद ये जो है कन्वर्ट होता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, और ये जो कन्वर्जन है ये हो पाता है इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज के हेल्प से। और फाइनली ये जो इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट है ये एल ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट होता है, और ये जो कन्वर्जन है ये ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज के हेल्प से होता है। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। इसे हम इरेज कर देते हैं ताकि आप इस टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर सकें। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस तो बना ही हुआ है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट है ट्रिप्टोफैन वो सिंथेसाइज हो रहा है, और किस तरीके से जो एंजाइम्स हैं वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ में ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि जो अगर एंथ्रेनाइलेट सिंथेटेज है तो वो किस जीन की वजह से सिंथेसाइज हो रहा है, जिससे पहले जो पढ़े थे हम लोग। तो इस टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, पहले आप ये अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर ऊपर भी कर देते हैं हम, क्योंकि आधा स्लाइड जो है वो ढका हुआ है। ठीक है, हो गया ड्रॉ। अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स जो हैं उसे आप बनाया करिए। तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है क्या? एक ऐसा ग्रुप ऑफ जीन्स जो कि ट्रांसक्राइब होता है साथ में और कोड करता है ऐसे चीज़ों को जो कि ओवरऑल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अगर ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ट्रिप्टोफैन एल लीजन प्रेजेंट होता है, जी प्रोटीन ट्रिप्टोफैन जी, ट्रिप्टोफैन सी, ट्रिप्टोफैन ए, ट्रिप्टोफैन बी, ये सारे जीन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और ट्रिप्टोफैन एल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके पास जो है एन्यूमरेटेड रीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज लैक ऑपेरॉन? लैक ऑपेरॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टोज ऑपेरॉन। ठीक है, तो ये भी एक ऑपेरॉन है, मतलब ऑपेरॉन है तो बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जीन्स क्या होंगे, एक साथ ही काम करते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये साथ में ही ट्रांसक्राइब होते हैं और वो जीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओवरऑल जो है किस तरीके से इनका जो मैकेनिज्म है वो होता है, किस तरीके से इनका रेगुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इस वजह से इसकी पूरी जो डिटेलिंग है वो आपको बतानी होगी। अगर लैक ऑपेरॉन की बात करें तो लैक ऑपेरॉन जो है इनके पास 3 जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इन द प्रोसेसिंग ऑफ द शुगर दैट इज नोन एज लैक्टोज। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है ना, ये जो पूरा ऑपेरॉन है वो लैक्टोज के ही इसके जो लैक्टोज के इर्द गिर्द सारा जो प्रोसेस है वो होता है। इस वजह से ये जो ऑपेरॉन है इसे लैक ऑपेरॉन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। ट्रांसक्राइब जो इसका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है। ये क्या करता है कि ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोलाइसिस कराता है, किस चीज़ की, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस कराता है, और इसको जो है कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है, तो अगर आप लैक्टोज को देखें तो ये क्या है, डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड है मतलब क्या, इसमें 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के ये बना हुआ होगा। जब भी इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये अपने मोनोमरिक यूनिट्स में मोनोमरिक जो सैकेराइड्स हैं उनमें ये टूट जाएगा। तो लैक्टोज की अगर हम लोग बात करें तो लैक्टोज जो है जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है
तब ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है, आप पहले इसे नोट करिए। अब स्ट्रक्चर क्या होता है इस ऑपेरॉन का, तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें कि लैक ऑपेरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो लैक ऑपेरॉन में 3 प्रोटीन कोडिंग जो जीन्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ इसके जो कंट्रोलिंग रीजन्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो जीन्स हैं ये कौन कौन से हैं, Z, Y और A जीन है, मतलब जीन Z, जीन Y, जीन Z, जीन Y और जीन A। अब ये जो है अगर हम लोग बात करें तो लैक्जेट जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये क्या करता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये जो है ये हम लोग काम पढ़ लिए कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग लैक वाई की बात करें कि जो लैक वाई जीन है वो क्या करता है, तो लैक वाई जो है ना वो कोड करता है परमीएज को। अब ये परमीएज क्या है, परमीएज एक ऐसा एंजाइम है, एंजाइम है तो प्रोटीनेशियस इन नेचर तो हो गए, तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है लैक्टोज को ताकि ये इंटर हो सके सेल के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। अब उसके बाद जो एक और जो जीन बच गया दैट इज लैक ए। ठीक है, तो लैक्जेट क्या कर रहा था, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज कर रहा था जिसका काम था हाइड्रोलाइसिस कराने का। लैक जो वाई है वो परमीएज को सिंथेसाइज करता है, लैक ए जो है वो सिंथेसाइज करता है एसिटिलाइलेट लैक्टोज को, और ये जो है ये तीनों के तीनों ही जो जीन्स है ना ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, और इनके थ्रू ही जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसे आप नोट करिए। क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और किस तरीके से जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो हो सकती है। मान लीजिए पहला सिचुएशन, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है, तो जो ई कोलाई है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो ई कोलाई जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है, मतलब ई कोलाई जो है वो इस केस में भी प्रोड्यूस नहीं करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। एक ही कंडीशन, जब ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है तब ये ई कोलाई जो है प्रोड्यूस करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से काम करता है, तो ये जो है ना ये जीन हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ये क्या है, प्रोमोटर है, ये इंड्यूसर है, ये प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये जेड जीन है, ये वाई जीन है, ये ए जीन है। जेड जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए। वाई जीन जो है वो परमीएज के लिए। ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटिलाइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो ग्लैक्टोज है ना ये इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। तो मान लीजिए जैसे ये इंड्यूसर्स है, इंड्यूसर एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज हुआ है, तो अगर सिस्टम में लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है तो वो इस जो एमआरएनए है ना इससे ये बाइंड हो जाता है। मतलब ये क्या करता है, रिप्रेसर इंड्यूसर जो कॉम्प्लेक्स है ना वो फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये जा करके प्रोमोटर से बाइंड नहीं, ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता है, और ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उसे वो रिप्रेस नहीं कर पाता है। तो अब आसानी से आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो जो है इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करा पाएगा, और ये जो है फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, जिसके थ्रू ये जो जीन्स है ये अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने वाले हैं वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से, और अगर सिस्टम में अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और अब आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा,
उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी और जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होने वाले हैं वो प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है किस तरीके से, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि उसका जो रेगुलेशन है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, ये जो है लैक ऑपेरॉन का किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम ये बता चुके हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो लैक ऑपेरॉन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको लिखना है। नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप लिख लेंगे, अगर नहीं है तो आप सर्च करके लिखिए। ठीक है, चलिए तो पहले इस आप डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें कि लैक जेड जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है। लैक वाई जो है वो ग्लैक्टोज परमिएज होता है, जो कि पाया जाता है ई कोलाई के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, जो कि एक्टिवली लैक्टोज को जो है अलाउ करता है कि वो सेल में चला जाए। उसके बाद लैक ए है जो कि थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटिलाइलेज होता है, जिसका फंक्शन यही होता है कि ये अगर हम लोग बात करें कि इस एंजाइम इस जीन की, तो इस जीन के जो एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है ये तो पता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि अगर ये एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है तो ये इसका जो वर्क है इस सिस्टम में क्या है। तो ये अभी इसका जो फंक्शन है ना इस एंजाइम का, ये अननोन है। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ करिए। अब सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 4 कंडीशन होती है, ठीक है, मान लीजिए अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, मतलब होगा क्या इस सिचुएशन में, जो एक्टिवेटर प्रोटीन है उसमें क्या होगा कि ये जो है डीएनए से बाइंड नहीं होगा। रिप्रेसर प्रोटीन है वो लिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे, लिफ्ट ऑफ हो जाएगा ऑपरेटर साइड से, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फॉल ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द प्रमोटर साइड। अब यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर दूसरा सिचुएशन जहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, मतलब ये जो है एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो डीएनए से जाकर के वहाँ पे बाइंड नहीं हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जाकर के ऑपरेटर से मतलब बाइंड होगा, और यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हो गया है ना, तो अब क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ब्लॉक कर दिया जा रहा है रिप्रेसर द्वारा, मतलब इस कंडीशन में भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तीसरा सिचुएशन जहाँ पे ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, मतलब जो एक्टिवेटर प्रोटीन है डीएनए से बाइंड होगा और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जाकर के ऑपरेटर साइड से बाइंड होगा। अब ऑपरेटर साइड से अगर रिप्रेसर बाइंड है तो मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रिप्रेसर द्वारा ब्लॉक हो जाएगा। इस कंडीशन में भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होगा। इन तीनों कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। कब होगा? जब ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है और लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, मतलब जो एक्टिवेटर प्रोटीन है डीएनए से बाइंड होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा ऑपरेटर साइट से। अब यहाँ पे जो प्रोमोटर साइट है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर नहीं प्रेजेंट है इसको ब्लॉक करने के लिए, तो आसानी से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो होती है। तो किस तरीके से ये काम करता है 90% जो है इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि किस तरीके से ये वर्क करता है लैक ऑपेरॉन और रेगुलेट किया जाता है, जैसे आप नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग बात करें किस तरीके से
अगर हम लोग कि ये जो है ऑपरॉन लैक ऑपरैंड जो है किस तरीके से वर्क करता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो ये जो है लैक ऑपरॉन है, ठीक। अगर इंड्यूसर जो है वो एब्सेंट है, मतलब जो रिप्रेसर एमआरएनए है आई के थ्रू ये प्रोड्यूस होगा, रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर से अगर रिप्रेसर बाइंड हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या होगा, प्रोमोटर से आकर के बाइंड नहीं होगा, और ये तीनों जो जीन्स हैं उसके रिस्पेक्टिव जो अभी एंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं होंगे। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट मतलब क्या, लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर कौन एक्ट करता है, लैक्टोज जो है ना वो यहाँ पे इंड्यूसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर एब्सेंट। दूसरा सिचुएशन, इंड्यूसर प्रेजेंट। इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा पता है, रिप्रेसर एमआरएनए जब सिंथेसाइज होगा तो इससे जाकर के इन जो इंड्यूसर है वो इंड्यूसर जो है मतलब लैक्टोज बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको इनएक्टिव रिप्रेसर बना देता है। अब ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं होगा और प्रोमोटर रीजन पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो जाता है। अब ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन को होने देता है, तो जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाता है, वाई जीन से परमिएज बन जाता है, ए जीन से ट्रांसएसिटिलाइलेज बन जाता है। तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो काम करता है। तो अगर आप ट्रिप्टोफैन को देखें ऑपेरॉन को और लैक्टोज ऑपेरॉन को देखें तो वहाँ पे क्या होता था, नेगेटिव रेगुलेशन होता था, जिसमें ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है तो सिस्टम काम नहीं करेगा, ऑपेरॉन काम नहीं करेगा। अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो ऑपेरॉन वर्क करता है। यही अगर आप लैक ऑपेरॉन को देखें तो लैक ऑपेरॉन में क्या होता है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो काम होगा, ठीक है, वर्क होगा ऑपेरॉन का। अगर लैक्टोज एब्सेंट है मतलब इंड्यूसर एब्सेंट है तो जो ऑपेरॉन है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसे आप नोट करिए। अब तो हम डायग्राम के थ्रू भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, अब तो आई होप आप लिख ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को ही समझते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उससे सिंगल स्टैंडर्ड जो एमआरएनए है उसकी सिंथेसिस होती है और ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये जो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ है, अब इसमें प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग कैसी कैसी होती है, कैपिंग की, टेलिंग की और स्प्लाइसिंग की, जिसके थ्रू ये एमआरएनए जो है मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और फर्दर इसका जो है ट्रांसलेशन होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो हैं यही हैं। कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे नोट क्या करना है, रफ में या कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम तो इतना सही बना नहीं है, एकदम रफली बनाएं ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसमें कहीं आप रफ में जो है आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में ओवरऑल पर्पस यही होता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया है लेकिन अभी जो मैच्योर mRNA है उसकी सिंथेसिस नहीं हुई है। तो इसमें होता क्या है कि कैपिंग की प्रोसेस होती है, टेलिंग की प्रोसेस होती है और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले कैपिंग को पढ़ते हैं। कैपिंग कहाँ पे होता है? 5 प्राइम एंड पे होता है, जहाँ पे जो कैप जो है वो 5 एंड पे होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, और टेलिंग 3 प्राइम एंड पे होता है। कैपिंग और टेलिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया है तो अब आगे क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर से ये mRNA निकलेगा और साइटोप्लाज्म तक जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियेजेस हो गए जो कि इसको डिग्रेडेड ना कर दे, इसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसलिए कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस होती है ताकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरी चीज़ ये कि अब स्प्लाइसिंग क्यों होती है? स्प्लाइसिंग इसलिए होती है क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, तो उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। कोडिंग वाले तो हेल्पफुल हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस क्या है उसका इम्पोर्टेंस? कोई भी जो है अगर उसकी ट्रांसलेशन हुई तो सबसे पहली चीज़ कि सही से होगी नहीं और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आएंगे, उसका कोई मतलब होगा नहीं। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को अलग कर देना और सिर्फ जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको अटैच करके रखना ताकि उसका फर्दर क्या हो सके? ट्रांसलेशन हो सके। यही जो रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, ठीक है, और कोडिंग रीजन्स को अटैच करके रखना, यही जो प्रोसेस है वो स्प्लाइसिंग कहलाता है। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसोसोम्स द्वारा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिंग को पढ़ते हैं। कैपिंग क्या है? कैपिंग में होगा क्या कि जो प्री mRNA है उसमें एडिशन होता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन का, जिसे M7G भी कहते हैं। ये 5 एंड पे होगा और इसमें इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो टर्मिनल 5 प्राइम फॉस्फेट है उसमें इसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि जो 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो। और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है RNA ट्राइफॉस्फेट के हेल्प से। अब ये एंजाइम जो कि कहलाता है ग्वानोसिल ट्रांसफरेज कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को और प्रोड्यूस करता है डाइफॉस्फेट 5 एंड को। अब ये डाइफॉस्फेट 5 एंड जो है ये अटैक करता है अल्फा फास्फोरस एटम ऑफ द GTP पर, और इसमें होगा क्या कि वहां से जो ग्वानिन रेसिड्यू है वो 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंक जो है वो उसका प्रोडक्शन होता है, और जो एंजाइम है ग्वानिन N7 मिथाइल ट्रांसफरेज जिसे कैप एम्टेज भी कहते हैं, ये ट्रांसफर करता है मिथाइल ग्रुप को एस एडिनोसिल मेथियोनिन से कहाँ पे? ग्वानिन रिंग पे। और इस ये जो कैप है ये M7G कहलाता है और जो पोजीशन है वो कैप 0 कहलाती है। ओवरऑल जो कैपिंग का प्रोसेस है इससे होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है, इसमें जब कैप 0 फॉर्मेशन हो गया तो ये जो कैप है फिर इसके बाद जो M7G की जो पोजीशन है उसे तो कैप 0 स्ट्रक्चर कहेंगे। इसमें जो राइबोस है ना, इसके बगल वाला एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड का, वो मिथाइलेटेड होता है और देता है कैप 1 को स्ट्रक्चर को। अब मिथाइलेशन जब न्यूक्लियोटाइड का डाउनस्ट्रीम में हो रहा है RNA मॉलिक्यूल्स के, तो वो कैप 2 कैप 3 इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ये जो केसेस हैं इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो ऐड होता है टू द 2 प्राइम OH ग्रुप ऑफ द राइबोस शुगर, और जो कैप है वो प्रोटेक्ट करता है 5 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को ताकि ये राइबोन्यूक्लिएजेस द्वारा अटैक ना हो पाए इनके ऊपर। और ये स्पेसिफिक होता है टू द 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? कैपिंग की। अब इसके बाद टेलिंग की प्रोसेस।
पॉली ए टेल या टेलिंग कहते हैं इसमें होता क्या है कि एडेनिन का बहुत लंबा चेन जो है 200 से 300 नंबरिंग में ये जो है आकर के 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाते हैं, इसी वजह से इसको पॉली ए टेल या फिर टेलिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए प्रोसेसिंग का एक मेथड है। इसमें जो ऑपोजिट एंड है ट्रांस का, वो जो है वो स्ट्रिंग ऑफ एडेनिन बेसिस जो है वो अटैच हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द आरएनए चेन में, और ये जो एडिशन है ना एडेनिन का, ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज पॉली ए पॉलीमरेज। अब ये जो एमआरएनए है, पहले तो इसका क्लीवेज होगा और फिर जो क्लीवेज है वो अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द ए रिकॉग्निशन सीक्वेंस से होता है, और अनदर एंजाइम जो है जिसे पॉली ए पॉलीमरेज कहते हैं, ये आकर के पॉली ए टेल को सीक्वेंटली आकर के अटैच करता है और लगभग 200 एडेनिन रेसिड्यूज जो हैं वो ला करके अटैच कर देता है, और पॉली ए टेल जो है वो अपीयर होता है ताकि जो 3 प्राइम एंड है एमआरएनए का वो एक्सोन्यूक्लियस के अटैक से इसे बचाया जा सके। अब यहाँ पे जो हिस्टोन और इंटरफेरॉन एमआरएनए जो हैं उनके पास पॉली ए टेल जो है वो नहीं होता है। आफ्टर द एमआरएनए इंटर होगा साइटोसॉल में, तो जो पॉली ए टेल है वो ग्रेजुअली शॉर्टेड होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। स्प्लाइसिंग में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, स्प्लाइसोसोम कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो आरएनए स्प्लाइसिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ये आरएनए के ऐसे सीक्वेंसेस जो कि किसी भी तरह के प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये जो है रिमूव होते हैं फ्रॉम देयर प्री एमआरएनए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक्सॉन है वो कनेक्टेड रहेगा, जो कि क्या होता है, कोडिंग रीजन होता है, और ये जो एक्सॉन्स है इनको कंटिन्यूअसली ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो एक्सॉन्स है ना, ये सेक्शन ऑफ एमआरएनए होते हैं जो कि एक्सप्रेस्ड होते हैं, जो कि ट्रांसलेट होते हैं प्रोटीन में। ये ऐसे कोडिंग रीजन्स होते हैं एमआरएनए मॉलिक्यूल के, और ऑलमोस्ट जितने भी आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो कब होता है, आफ्टर द कंप्लीट सिंथेसिस एंड एंड कैपिंग ऑफ द प्री एमआरएनए। इसमें जो ट्रांसक्रिप्ट है इनके पास बहुत सारे एक्सॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, जो कि स्प्लाइसिंग इनका होगा, और को ट्रांसक्रिप्शनली ये प्रोसेस होता है। जो स्प्लाइसिंग का रिएक्शन है ना वो लार्ज प्रोटीन कम्प्लेक्स द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्प्लाइसोसोम कहते हैं। अब ये जो है ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्प्लाइस साइट्स को प्री एमआरएनए में, और वहाँ पे स्प्लाइसिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्री एमआरएनए होते हैं जिनके अंदर कोडिंग जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इनकोडिंग एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्प्लाइस्ड होते हैं इन मल्टीपल वेज, ताकि उनका जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मैच्योर एमआरएनए है वो प्रोड्यूस हो सके, जो कि इनकोड करता है डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस पे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अल्टरनेटिव स्लाइसिंग का एक प्रोसेस होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन को फ्रॉम अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डीएनए से। तो स्प्लाइसिंग और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है ये भी हम लोग पढ़े, और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसे आप नोट करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन प्रोटीन फोल्डिंग। तो प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, इस तरह बहुत सारे सीक्वेंसेस रहेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी लोकल फोल्डिंग आ रहा है, ट्विस्टिंग आ रहा है, तो
इससे होगा क्या कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा, और उसके बाद भी बहुत सारे इंट्रैक्शंस होंगे, बॉन्ड्स बनेंगे, जिससे टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा और फिर फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो ओवरऑल प्रोटीन फोल्डिंग यही होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि किस तरीके से जो प्रोटीन फोल्डिंग है वो होता है, तो सबसे पहले आप जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग वेरी शॉर्ट में प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किए ना प्रोटीन का, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे उसका क्या नेचर होता है, कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से जो फोल्डिंग है उसमें सेम जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं उसका कैसे होता है, एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ें। तो उसको पहले आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, इस आंसर में। उसके बाद अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना वो फोल्डिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो नेटिव स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें फोल्डिंग आना शुरू होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दो तरीके से होते हैं। एक होता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हेलिकल मैनर में हो, जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो शीटेड मैनर में हो, जिसे बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। तो अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें तो दो तरीके से होता है ये, पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा शीट। बीटा शीट भी दो तरीके से होता है, एक पैरेलल बीटा शीट और दूसरा एंटी पैरेलल बीटा शीट। ये जो है फॉर्म होता है किस तरीके से, बाय द स्टेबलाइज्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विच वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिंग। ठीक है, तो पॉलिंग ने इस चीज को बताया था। अब अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, तो ये जो है प्रोवाइड करता है अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रोटीन स्टेबिलिटी में। अल्फा हेलिक्स की अगर हम लोग बात करें तो अल्फा हेलिक्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से फॉर्म होता है, जो कि बैकबोन जो प्रेजेंट है उसमें जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और वो हेलिकल शेप को ले रहे हैं तो उसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं, मतलब वही स्पाइरल शेप को ले लेते हैं। और अगर हम लोग बीटा प्लीटेड शीट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो बैकबोन है वो बेंड होता है थोड़ा सा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो लेफ्ट की तरफ जो है डेजिग्नेट होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये अमाइड हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ऑक्सीजन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बनता है। ये एग्जिस्ट होता है दो फॉर्म में, दैट इज एंटी पैरेलल बीटा स्प्लिटेड शीट एंड पैरेलल बीटा शीट, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होता है। और अगर हम लोग बात करें कि पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल बीटा शीट में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो एंटी पैरेलल जो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। और अगर हम लोग बात करें एंटी पैरेलल बीटा शीट्स की, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आइडियल 180 डिग्री एंगल पर होता है, जो कि कंपेयर टू द स्लैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय द पैरेलल शीट्स। तो इस वजह से ये एक रीजन होता है जिसके वजह से एंटी पैरेलल जो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन फोल्डिंग में। सबसे पहले आप प्रोटीन फोल्डिंग का जो डिफिनीशन है बता देते हैं हम आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अगर प्रोटीन फोल्डिंग में सबसे पहले प्रोटीन फोल्डिंग का डिफिनीशन आपको लिखना है,
उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ऑफ प्रोटीन, इसे आपको लिखना है, एंड देन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसे आप नोट करिएगा। चलिए, तो अल्फा हेलिक्स जो है, अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है वो किसकी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है, जिसमें एमाइड ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन ग्रुप जो है उनके थ्रू बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो तरीके का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। फर्दर अगर आप बीटा प्लीटेड शीट्स को देखें तो ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स और दूसरा होता है एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें पैरेलल की तो ये जो है कुछ इस तरीके का अपीयरेंस इसका होता है, ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और अगर एंटी पैरेलल को देखें तो इसमें जो है कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है वो देखने को मिलता है। अगर आप एंटी पैरेलल को देखें तो एंटी पैरेलल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू पैरेलल बीटा शीट्स। अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो अल्फा और बीटा शीट्स है वो कॉमनली एम्फीपैथिक होता है, मतलब उनके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शंस होता है। ये इस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ये जो एबिलिटी है ये हेल्प करता है टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। तो अब यहाँ से जो है आप टर्सरी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में होती क्या है ना कि और भी ज़्यादा फोल्डिंग इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोफिलिक साइट्स होंगे वो फेस करेंगे एक्वस एनवायरनमेंट को और जो भी प्रोटीन है उसमें, और जो हाइड्रोफोबिक साइड है वो हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द प्रोटीन को जो है उसे फेस करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है होता है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हायरार्की है वो इस तरीके से होती है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि उसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो अब अदर टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड्स हैं ना वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जिसके वजह से और भी ज़्यादा फोल्डिंग इंक्रीज हो जाती है। और फोल्डिंग इंक्रीज होने के वजह से ओवरऑल जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो फॉर्म हो जाता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ना इस वजह से फॉर्म होता है। अगर प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो ये जो है फॉर्म होता है और स्टेबलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस वजह से जो ओवरऑल जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसमें ये फॉर्म करता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस को, जो कि फॉर्म हो रहा है 2 सिस्टीन रेसिड्यूज की वजह से, और साथ ही साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ ही साथ में नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरऑल जो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है और कोवेलेंट इंट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टोपोलॉजिकल जो अरेंजमेंट है वो कर रहा है उसके नेटिव स्ट्रक्चर में, और इस वजह से जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रहा है। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगा। एडिशनली इसके साथ और भी बहुत सारे इंटरैक्टिंग फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होंगे, जो कि ओवरऑल जब अगर
टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसी भी प्रोटीन का, तो उसमें क्या हो रहा है कि कोवेलेंट भी इंटरेक्शन है, नॉन कोवेलेंट भी इंटरेक्शंस हैं, जिनके वजह से ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उस प्रोटीन का फॉर्म हो गया। लेकिन ये तो तब तक है ना जब तक एक पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है। अगर इस पॉलीपेप्टाइड से और भी पॉलीपेप्टाइड आकर के अटैच हो रहे हैं एज सब यूनिट्स, तो ये किस चीज को राइज करता है, ये क्वार्टरली स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को राइज करता है। तो पहले आप इसे नोट करिए। तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग पता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कुछ इस तरीके से जो है इसमें एटम्स अरेंज रहते हैं, जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉर्म होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो इंट्रैक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में कोवैलेंट इंट्रैक्शन, नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन, वही मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, इंट्रैक्शन के थ्रू ये टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उस प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। उसके बाद क्वार्टरनी स्ट्रक्चर आता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर तक क्या था, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड में कन्फर्मेशंस आ रहे हैं और उसके वजह से ये सारी चीजें जो चेंजेस हैं वो हो रही हैं। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इंटरेक्ट होता है और इसमें जो है ढेर सारे सब यूनिट्स आ जाते हैं और ये सब यूनिट्स मिल करके जो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन में ये केस देखने को मिलता है। तो इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर के वजह से, इन फोल्डिंग्स की वजह से जो चेंजेस हैं वो उस प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। और अगर प्रोटीन फोल्डिंग को अगर हम लोग देखें तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग की कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनी जो फोल्डिंग है इसके क्या डिफिनीशंस होते हैं इसे आपको नोट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको जो सारे जितने भी टॉपिक्स आज हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चंस के हेल्प से ये सारे ही क्लियर हुए होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ कॉलेजेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि इस यूनिट से मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस करना चाहिए, उन्हें आज हम लोग डिस्कस किए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनदर यूनिट के वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस उसमें हम लोग करेंगे। आई होप आपको जो ये लेक्चर है इसमें सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।